गुड मॉर्निंग बच्चों कल हम आपको बताए थे अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियों में हमने कुछ आपको विधियाँ बताई थी। तो आज आपका जो इम्पोर्टेंट एक अलैंगिक जनन की विधियों में है कायिक जनन। कायिक जनन है, कायिक जनन के बारे में आज को हम पढ़ेंगे। तो यानी कायिक जनन, कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन मातृ पादप के कायिक अंगों द्वारा। मातृ का मतलब ये है कि जो पादप है यानी उसी पादप का कोई भी अंग ऐसा अंग होगा जो विकसित करने योग्य हो, यानी ऐसा अंग हो सकता है। यानी मातृ पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों के निर्माण को क्या बोला जाता है? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक का मतलब काय में शरीर होता है। कह सकते हो कि प्लांट का कोई भाग होगा वो जिससे क्या होगा, एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? कायिक जनन कहेंगे। पादपों में अलैंगिक जनन मुख्यतः कायिक जनन के द्वारा ही होता है। इस जनन में क्या होता है? निर्मित संतत पादप क्या होता है? प्रायः आकार की व आनुवंशिकी में क्या होता है? मातृ पादप के बिल्कुल क्या होता है? समान होता है। ये कल भी हमने बताया था आपको। यह प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम विधि द्वारा दोनों से यानी संपन्न हो सकता है। अब हमने कल आपको बताया था कायिक जनन दो प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक होता है, दूसरा जो होता है कृत्रिम होता है, यानी एक नेचुरल होता है और दूसरा आर्टिफिशियल तरीके से भी कायिक जनन हो सकता है। तो पहला जो है प्राकृतिक, यानी ये जो कायिक जनन होता है पादपों में स्वतः होता है। यानी क्या होता है? स्वतः हो जाता है, यानी अपने आप हो जाता है। पादपों में जो कायिक होता है, कायिक भाग उनसे क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अलग होने के बाद क्या होता है? नए पादप का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार का होगा। अब ये किसके किसके द्वारा होगा? कल भी हमने आपको बताया था, ये जड़ के द्वारा होगा, पत्ती के द्वारा होगा और तना के द्वारा भी होगा। इसके अलावा पत्र कलिकाओं के द्वारा होगा और टीरांश के द्वारा होगा। मैंने कल भी आपको इससे बताया था। अब जड़ें आप जानते हैं कई प्रकार की होती हैं। तो ये जो होती हैं यानी जड़ों के द्वारा ज़्यादातर मूसला जड़ व अपस्थानिक जड़ इनके द्वारा ये होता है। तो यानी मूसला जड़ आप जानते होंगे। इस प्रकार का जो पाया जाता है मूसला जड़ शीशम में, अमरूद में, पॉपुलर में, इस प्रकार से इसमें सभी में मूसला जड़ के द्वारा ही कायिक जनन होता है। अगला होता है मांसल जड़। ज़्यादातर इसमें शकरकंद में मांसल का मतलब जानते होंगे, जिसमें गूदेदार कह सकते हो, उस प्रकार का होता है जड़। तो उस वाले में इस प्रकार का नए पादप उत्पन्न कर लेते हैं, जैसे कि शकरकंद आप जानते भी हैं। तो इस प्रकार से ये होता है। ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से शकरकंद में, इस प्रकार से डहेलिया में भी इस प्रकार से पाया जाता है। अब अगला है तनों के द्वारा। तना जो होता है ये भी कई प्रकार का होता है। ये भी इसमें क्या होता है? पादप में तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन में क्या होते हैं? कायिक जनन करके नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि भूमिगत तना यानी भूमि के नीचे होगा जो, इस प्रकार से इससे यानी एक नए पादप का निर्माण होगा। जैसे कि हम कंद कह सकते हैं। कंद क्या होता है? कंद के जो पर्व होते हैं, आँखियाँ जिसको बोलते हैं आप जानते होंगे, आई होता है, उसमें क्या होते हैं? कलिकाएँ पाई जाती हैं। और कलिका युक्त जो कंद होता है अनुकूल जब वातावरण मिलते ही क्या हो जाता है? एक नए पादप का निर्माण कर लेता है। तो ये आप हम देख सकते हैं किस वाले में? आलू का जो होता है आलू, उसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार का कायिक जनन पाया जाता है। दूसरा प्रकंद है। प्रकंद के द्वारा भी होता है, जिसमें क्या होता है? प्रतिकूल जो परिस्थितियां जब भोजन का संचय हो जाता है और इन पर क्या होते हैं? कलिकाएँ पाई जाती हैं। और जो अनुकूल वातावरण परिस्थितियों में क्या होते हैं? नए प्रारोह को जन्म दे देते हैं। और फिर क्या होता है? जैसे कि उदाहरण में आप देखेंगे अदरक है, केला है, इसमें आप देख सकते हैं कि फिर नए पादप का निर्माण हो जाता है। आलू में देख रहे हैं इस प्रकार से आँख दिखाया गया है।
और इसको काट देंगे। ये अखियाँ जिसमें भी होंगी, आँख जिसमें भी होंगे, उसको कहीं पर लगा देंगे, रोपित कर देंगे, जिससे क्या होगा, एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से अदरक में भी होता है। तो ये सब होता है। इसके कई भी टाइप्स हैं। घनकंद है, घनकंद है, शल्ककंद में भी पाया जाता है। इसी प्रकार से अब आता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना का मतलब कुछ जो ऐसे तना जो होते हैं कुछ मिट्टी के यानी समतल होता है, जैसे कि मिट्टी, कुछ मिट्टी में दबे होते हैं, कुछ ज़मीन से ऊपर होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। ये कई भी प्रकार से हो सकते हैं, कई भी प्रकार से हो सकते हैं। जैसे अंतःभूस्थारी होता है, ऊपर भूस्थारी होता है, भूस्थारी होते हैं। ये कोमल, जैसे कि अंतःभूस्थारी की बात करेंगे, कोमल भूमिगत शाखाएं होती हैं जो वायवीय प्रारोह के आधारी भाग से निकलकर कुछ दूर तक मृदा के भीतर क्या होता है, क्षैतिज वृद्धि करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, नवीन वायवीय शाखाओं को जन्म दे देते हैं। जैसे कि आप बहुत एग्जाम्पल आप इसको पढ़ा भी है, पुदीना में ऐसा आप देख सकते हैं। पुदीना में देखा होगा किस प्रकार से नीचे वो उसमें जाता है, मिट्टी के ऊपर ही रहता है, लेकिन जो जड़ें होती हैं उससे मिट्टी में लगी रहती हैं, और जब नमी पाता है या फिर इस प्रकार से पाता है तो उसमें जड़ें निकल आती हैं, और जड़ें निकलने के बाद क्या होता है, उसको आप उसको काट के कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं, जिससे नए प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से देख सकते हैं ऊपर विस्तारी में दूब है, घास है, बूटी यानी जिसको बोला खट्टी बूटी कहा जाता है। दूब घास से इसका एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके अलावा भूस्थारी भी होता है, जिसके स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। भूस्थारी का ये भी इम्पोर्टेंट, जलकुंभी ये इम्पोर्टेंट है। भूस्थारी का ये जलोद्भिद होता है, जलोद्भिद जल में ही पाया जाता है, जानते हैं जलकुंभी। पर्वसंधियों से क्या होता है, पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है। पर्वसंधि, संधि एक जो होता है, संधि और पर्वसंधि दो प्रकार के प्लांट्स में पाए जाते हैं, जहाँ से डाल या जड़ें निकलते हैं वो होता है। तो इससे क्या होता है, उसको जैसे गन्ना में आप समझते हैं, गन्ना में होता है, गन्ना में क्या होता है, इस प्रकार से होता है, यहाँ से जड़ें निकल आती हैं। उसी प्रकार जलकुंभी में भी होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जहाँ से उसको टूट जाता है, टूट के एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। जिस प्रकार का भूस्थारी का यानी ऑफसेट भी कहते हैं, तो इसमें पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये अपस्थानिक का है। इस प्रकार से देख सकते हैं ये जड़ें निकल आ रही और एक नए पादप का इससे निर्माण होगा। प्रारोह जो वायवीय प्रारोह जिसको बोलते हैं, ये सब इस प्रकार से पाए जाते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें आइकोनिया ऑफसेट में इस प्रकार से भी हो सकता है। अगला है वायवीय तना। वायवीय तना, वायवीय तना इसमें क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ इसमें मरुद्भिद जो प्लांट्स होते हैं, मरुद्भिद प्लांट जैसे नागफनी है। नागफनी में आप देख सकते हैं कि मांसल, हाँ नागफनी में देखेंगे कि मांसल होता है, पर्णभ्रंत उसका जो होता है, फिल्लोक्लाइड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो उसमें पाया जाता है। प्रारोह का प्रत्येक खंड क्या होता है, एक नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होता है। इस प्रकार से कर सकते हैं। और गाय का, और जैसे इसी प्रकार से होता है। और फिर इसी प्रकार से गन्ने का होता है, गाय का गन्ने का जो होता है प्रवर्धन इस विधि के द्वारा भी किया जाता है। तो इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं गन्ने का, ये इस प्रकार से अपस्थानिक जड़ें निकलें और ये पर्व है और ये पर्वसंधियाँ इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं इसको। इसके अलावा पत्तियों के द्वारा भी होता है, पत्तियों के द्वारा, इसको आपको हमने कई बार बताया। इसमें क्या होता है कि अनेक पादपों की जो पत्तियों पर अपस्थानिक क्या होती है, कलिकाएँ निकल आती हैं। इनके देख रहे हैं कि ये जो ब्रायोफिल्लम जो प्लांट्स होता है, जिसको अजूबा भी कहते हैं, इसमें देख रहे हैं कि इसके जो पत्ती का सिरा होता है, पत्ती के सिरे से क्या होता है, जब ये पत्ती गिर जाती है ज़मीन पे और इसको जब नमी मिलती है, नमी मिलती है तो क्या होता है, नमी मिलने के बाद ये यहीं से क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और जब जड़ें निकल जाती हैं तो यहीं से क्या होता है, एक नए प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से पत्तियों के द्वारा भी पाया जाता है। बिग्नोनिया में भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये होता है। बाकी ये इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, ट्यूरांस ये सब बहुत कम पूछे जाते हैं। अब आता है ये प्राकृतिकता। अब आता है कृत्रिम कायिक जनन। किस प्रकार से होता है कृत्रिम में, कलम लगाना आप अच्छी तरह समझते हैं। कलम लगाना, कलम लगाया जाता है, मूल कलम होता है, प्रारोह कलम। देखिए किसी भी
किसी भी क्या कह सकते हो कि प्लांट्स के दो होते हैं सिस्टम, एक तो प्रारोह तंत्र होता है, दूसरा क्या होता है दूसरा जो होता है मूल तंत्र। तो मूल कलम का मतलब रूट को कटिंग करेंगे, यानी जड़ होगा उसको कटिंग करके नए प्लांट्स का निर्माण कराया जाएगा, जबकि प्रारोह में उसके स्टेम को काटा जाएगा और उससे क्या होगा एक नए प्लांट्स का निर्माण कराया जाएगा। इस प्रकार से होता है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि गुलाब है, गन्ना, इसमें देखेंगे वही चीज़ है, उसमें भी स्वतः भी हो जाता है गन्ना में, तो ऐसे भी कराया जाता है, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह से कह सकते हैं। इसमें देख रहे हैं ये विधि किस प्रकार से जो कांटे इस प्रकार से दिखाए गए हैं कलम लगाने का। गुलाब का है ये, और दूसरा जो है किसका है गन्ना का है। अब दूसरा जो होता है दाब लगाना। दाब लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब लगाना किस प्रकार से होता है, इस विधि में क्या होता है माद्री पादप से जुड़े जो शाखाओं को क्या करते हैं मृदा में दबाकर उन पर क्या करते हैं जड़ें विकसित कराई जाती हैं। फिर इसके लिए क्या होता है पादपों के आधार भाग से विकसित शाखाओं को प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से होता है। एक कोमल शाखा से क्या होता है पत्तियों को हटाने के पश्चात उस पर चीरा लगाया जाता है और भूमि में दबा दिया जाता है, और दबी हुई शाखा को क्या बोलते हैं दाब या लेयर कहा जाता है। और कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि दबे भाग से जड़ें क्या हो जाती हैं विकसित हो जाती हैं। अच्छा, विकसित होने का कारण ये है कि जब मिट्टी के पास रहेगा तो जब उसको नमी मिलेगी तो वहीं से क्या हो जाता है वो चीरा लगाएंगे। चीरा लगाने के बाद उसी को बांध देंगे, और जब वो नमी पाएगा और मिनरल से नमी पाएगा तो वहीं से क्या होगा जड़ें निकल आएंगी, और जड़ें जब निकलेंगी तो वहीं से एक प्लांट का निर्माण हो जाएगा। ऐसा हम देख सकते हैं कि है ना कई प्रकार का होता है, सरल है, सामान्य, जैसे गुलाब में ही वही चीज़ है सब। शीर्ष दाब, सामान्य दाब शीर्ष का ऊपर की तरफ होता है, जैसे है ना। सेब नाशपाती में भी देख सकते हैं इस प्रकार का पाया जाता है। देख रहे हैं फिगर में आप देखिए ये इस प्रकार से देख रहे हैं कि मिट्टी का जो है ये मिट्टी को इसको जो शाखा है देख रहे हैं कि यहाँ से क्या कर दिया गया मिट्टी में थोड़ा सा दबा दिया गया, यहीं से जड़ें निकल आ रही, और इसको यहाँ से काट देंगे एक तरह से, यहाँ से एक प्लांट्स का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं ये वाले में नया पादप का निर्माण हो गया है ना। इसी प्रकार से इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी इसी प्रकार से है। तो ये देख रहे हैं कि जहाँ से मिट्टी से निकला उसी प्रकार से तीनों चारों प्रकार का जो है वो दिखाया गया है। एक होता है स्तूप दाब, है ना, ये इम्पोर्टेंट फिलहाल नहीं है ज़्यादा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। है ना। अब वायु दाब या खूंटी बांधना या गूटी जिसको बोलते हैं, गूटी बांधना ये भी इम्पोर्टेंट है। गूटी बांधना है ये तकनीक पुराने वृक्षों को कायिक प्रवर्धन हेतु प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं उनकी शाखाएं मोटी होती हैं, उनमें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, उनमें ज़्यादातर ये वाली वलयन किया जाता है, उसके चारों तरफ एक तरह से क्या कर दिया जाता है। देखा होगा जो स्टेम होता है, स्टेम को बीच से उसका जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको अलग जो कह सकते हो छाल होती है उसको अलग कर दिया जाता है। वहीं से क्या होता है एक कलम जैसा ही होता है भी, तो उसमें जड़ें उसी प्रकार से मिट्टी और उसको बांध दिया जाता है, और फिर धीरे धीरे वहीं से काट दिया जाता है और एक प्लांट का निर्माण हो जाता है। देख लीजिए, है ना। कुछ समय पश्चात देखेंगे इस नम भाग पे क्या होता है जड़ें निकल आती हैं, और जड़युक्त जो शाखाओं को जनक से क्या कर दिया जाता है अलग कर दिया जाता है, कहीं रोप दिया जाता है यानी लगा दिया जाता है, और नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से भी होता है, यह कृत्रिम विधि है। इस प्रकार से और भी बहुत से हैं, रोपड़ या निरोपड़, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कुछ ना कुछ, लेकिन ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कसा, रोपड़ या हिप, तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो है सूक्ष्म प्रवर्धन, ये इम्पॉर्टेंट है। सूक्ष्म प्रवर्धन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरह से टेक्नोलॉजी है। इस विधि में क्या होता है पादपों का जो प्रवर्धन कोशिकाएं होती हैं, प्रवर्धन कोशिकाओं का मतलब ये होता है ऐसी कोशिकाएं जहां पर वो कोशिकाएं विकसित हो सकें, वो विकास कर सकें, उन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको क्या कहते हैं प्रवर्धन कोशिका कहते हैं। प्रवर्धन कोशिका हो सकती, ऊतक में भी हो सकता, अंगों का संवर्धन भाग
ये सब हो सकते हैं। प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आरंभ में देखेंगे कि इस प्रकार का जो पादप होता है यानी सूक्ष्म पादप की जो होती हैं असंक्रमित कोशिकाओं को संवर्धन में रख दिया जाता है। अब ये नहीं कि जहाँ से हमने लिया है उस प्लांट्स को या प्लांट्स के उस किसी भी पार्ट को हमने लिया है, कोई भी पार्ट, लेकिन वो संक्रमित नहीं होना चाहिए, असंक्रमित होना चाहिए। उसको क्या कर दिया, संवर्धन माध्यम में रख दिया जाता है। संवर्धन माध्यम का मतलब ये होता है किसी प्रयोगशाला में कोई ऐसा माध्यम जो पूरी आवश्यकता उसको पूरी कर सके। ये नहीं कि जैसे कि उसको नेचुरल वातावरण में जहाँ पर मिलता है सब चीज़ें, मिनरल्स है, वाटर्स हैं, बाकी चीज़ें मिलती, उसी प्रकार से हम प्रयोगशाला में उसको प्रोवाइड करेंगे और वहीं से वो उसको हम संवर्धन माध्यम कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये होता है असंक्रमित जो कोशिका को संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, इन्हें कुछ दिन के लिए क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इनमें विभाजन के पश्चात प्रायः ऊतकों या कोशिका है ना, इस प्रकार से एक समूह बन जाता है। क्योंकि पहले कोशिका होगी, मैंने आप पढ़े हैं कि क्या कहते हैं कि जब कोशिकाएं होती, कोशिका विभाजित करती हैं तो ऊतक का निर्माण कर लेती हैं, समूह जब बना लेती हैं, उस प्रकार से समूह बना लेंगी तो धीरे धीरे उनका एक समूह बनेगा अलग, तो और बनेंगे, अंग बन जाएंगे। तो इस प्रकार से सब ये बनता चला जाता है, कोशिकाओं का समूह बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, काइलस कहा जाता है। और जो क्या होता है, विभाजित होकर जड़ों या पादप में प्रौरों का निर्माण हो जाता है। अनेक पादपों का निर्माण होता है इसी प्रकार से, है ना, बन जाता है। इन पादपों को पृथक करके रोपित कर दिया जाता है, जिनसे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। देख रहे हैं इस प्रकार से, है ना, देख रहे हैं इस प्रकार से ये वाला ये दिखाया गया सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि। ये किसी टेस्ट ट्यूब कोई लिया है, उस प्रकार से इस पर कॉटन लगा दिया कि ऑक्सीजन या संक्रमित कुछ उस प्रकार से ना हो पाए। यहाँ पर मैंने पादप कोई कोशिका रख दिया, पादप कोशिका, इसको संवर्धन माध्यम कहा जाता है। मैंने बताया कि ना, इसमें क्या निकला, कुछ समय बाद काइलस निकला और इस प्रकार से देखेंगे ये लगा दिया जाता है। काइलस निकले सीधे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो डेवलप करेगा यानी जड़ें निकलेंगी, और जड़ें भी कह सकते हो, या उसमें कोशिकाओं का निर्माण होगा, फिर ऊतक का निर्माण, अंग का निर्माण होगा, इस प्रकार से बनता चला जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। ये है सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ कुछ हो सकते हैं, इसको पूछ लिया जाता है। इस विधि द्वारा जो विषाणु जनित रोगों से मुक्त पादप प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कह सकते हैं ये वाले जो प्लांट्स उत्पन्न होंगे इनमें क्या होगा, विषाणु जैसा कोई रोग, विषाणु से संबंधित कोई भी रोग उत्पन्न यानी नहीं होगा इसमें, यानी रोग से संक्रमित नहीं होगा। इस विधि से क्या होता, बहुत कम समय में या कम स्थान में उच्च संख्या में क्या कर सकते हैं, पादपों का संवर्धन या प्रवर्धन संभव हो सकता है। क्योंकि कितने प्रयोगशाला में बहुत से प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से इस विधि में क्या होता है, प्राप्त जो पादप होते हैं प्रायः आकार की और आनुवांशिक रूप से अपने जो जनक के क्या हो जाते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। तो ये चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा कायिक जनन के लाभ, कायिक जनन के लाभ में कुछ प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है कि कायिक जनन के लाभ क्या हो सकते हैं। तो इसमें आप ये बीज रहित पादपों के प्रवर्धन के एकमात्र विधि है, यानी इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि बीज नहीं पाए जाते। गन्ना है, केला है, बीजा है ना, बीज रहित अंगूर है, बीज रहित संतरा, इसमें भी इस प्रकार से पादपों की संख्या में कम समय में तीव्र वृद्धि हो सकती है, ये इसका लाभ हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है, यह प्रवर्धन की एक सस्ती व आसान विधि है। 14 जो पॉइंट है, पौधों के विशेष लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, बने रहते हैं। ये बहुत से लक्षण यानी लाभ बताए गए हैं। उच्च एक सेवन वाला है, इसमें उच्च गुणवत्ता वाले पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। तो और भी बहुत से हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा जितने बताया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब हानियाँ भी कुछ होंगी, कोई ना कोई तो हानियाँ भी होगी। कायिक प्रवर्धन जो होता है आसानी से क्षय हो जाते हैं और सूक्ष्म जीवों द्वारा जनित रोगों से ये प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यानी जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, इस प्रकार के जो रोग होते हैं इनमें ज़्यादा लग जाते हैं, ये इससे हानियाँ हो सकती हैं, है ना। इस विधि में क्या प्राप्त विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। मैंने बताया था कि लक्षण में विभिन्नताएं बहुत कम पाई जाती हैं, इसमें बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन होता है और गैमीट का निर्माण नहीं होता, फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होती। तो ये सब चीज़ें अब इसमें विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न हो पाती। विभिन्नताओं का मतलब उनसे एक नए लक्षण का उत्पन्न होना, वो हो नहीं पाता। तो ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इन पादपों के विभिन्न वातावरणीय दशाओं के लिए अनुकूल क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। और कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात वो हर जगह यानी इस पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
और धीरे धीरे इनकी जातियाँ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी। इस विधि द्वारा नई जातियों का उत्पन्न नहीं की जा सकती। मैंने बताया क्योंकि समसूत्री विभाजन होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहती है और डिफ्रेंटिएशन आता नहीं है, यानी वेरिएशन जिसको विभिन्नताएं कहते हैं वो आता नहीं, जिसकी वजह से नई स्पीसीज का निर्माण भी नहीं हो सकता। तो ये होती इसकी हानियाँ हैं। अब अलैंगिक जनन के लाभ क्या होंगे। लाभ, ये एक जनक लाभ यह है कि इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें दूसरे जनक जीव की आवश्यकता नहीं होती है ना, और जनन के निश्चित होने की संभावना अधिक होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, यानी एक तरह से कह सकते हो लाभ बहुत ही ये होता है लैंगिक जनन से। दूसरा पॉइंट है जनन विभाजन असूत्रण समसूत्रण जैसी सरल विधियों द्वारा होता है, ये चीज़ होता है ना। असूत्री विभाजन और समसूत्री, यानी असूत्री और समसूत्री, इसमें गुणन ज़्यादा तीव्र दर से होता है, बहुत यानी जल्दी होता है, क्योंकि इसमें युग्मक निर्माण, निषेचन, भ्रूण विकास ये सब क्रियाएं नहीं होती, पहले ही बताया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अलैंगिक जनन से हानियाँ क्या हो सकती हैं। अलैंगिक जनन से हानियाँ, अब हानियाँ के लिए मैंने आपको बताया कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसके अलावा युग्मकों का संलयन नहीं होगा, युग्मक बनते ही नहीं तो संलयन कैसे होगा, है ना। ये चीज़ें होगी नहीं तो नई जातियों का या प्रजातियों का विकास नहीं हो पाएगा, ये इससे हानि हो सकती है। अलैंगिक जनन के जो होता है एवोल्यूशन में कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि विकास में कोई इसकी नहीं, क्योंकि नई जात का निर्माण नहीं हो पा रहा है ना। तो ये चीज़ होना, और तीव्र दर से गुणन के कारण जीवों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये भी यानी कोई बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतनी जल्दी यानी उसकी स्पीसीज बढ़ जाती है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसके लिए वो जीवन के लिए या कह सकते हो अन्य जीवों के लिए खतरा बन सकता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जनिक रूप से दुर्बल संतति उत्पन्न करती हैं, ये भी हो सकता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो जीव होती है परिवर्तनशील वातावरणीय दशाओं में अनुकूल होते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, ये भी एक तरह से हानि होती है। तो ये आप समझ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो था।